हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का भूगोल की ऑनलाइन कक्षाओं में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ हैं और आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। देखिए, अपन चर्चा कर रहे हैं भौगोलिक विचारधाराओं के पेपर की, भौगोलिक चिंतन का जो अपना पेपर है। और इसमें जो फोर्थ यूनिट है उसमें अपने मेन रूप में अगर देखा जाए तो एक टॉपिक शेष रहा हुआ है, भूगोल की कुछ प्रमुख संकल्पनाएं और मात्रात्मक क्रांति का। तो इस टॉपिक में अपने पास एक तो मात्रात्मक क्रांति का अध्ययन करना है और दो संकल्पनाएं हैं, एक तो लौकिक और अंतर संबंध की और दूसरा संस्कृति और सांस्कृतिक संक्रमण की। तो इस टॉपिक की अपन चर्चा शुरू करते हैं और आज बात करेंगे अपन मात्रात्मक क्रांति की। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग बनाएं, भूगोल में मात्रात्मक क्रांति। हेडिंग लगाएं। लगाएं हेडिंग, भूगोल में मात्रात्मक क्रांति या क्वांटिटिव रिवोल्यूशन इन ज्योग्राफी। देखिए, सार रूप पहले ही बता दूं, एक ही शब्द में बात सारी समझ में आ जाए आपकी। बाकी तो अपन पूरा व्याख्यान कर लेंगे इसमें, लेकिन सारांश बता दूं कि मात्रात्मक क्रांति से मतलब क्या है। तो मतलब ये है कि भौगोलिक व्यवस्था को समझने के लिए भूगोल में गणितीय और सांख्यिकी विधियों का जो प्रयोग किया गया, इसी को भूगोल के संदर्भ में किस नाम से जाना जाता है? मात्रात्मक क्रांति के नाम से। देखिए, हुआ क्या, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो अध्ययन की जो इंपीरियल टेक्निक थी, जो वर्णनात्मक अध्ययन होता था, अनुभवात्मक अध्ययन होता था, उसके स्थान पर परिमाणात्मक जो अध्ययन है उस पर बल दिया गया, अर्थात मात्रात्मक अध्ययन पर बल दिया गया। और इसी को भूगोल में किस नाम से जाना गया? मात्रात्मक क्रांति के नाम से। मतलब हुआ क्या कि भौगोलिक अध्ययन में कुछ मॉडल निर्माण किए गए, कुछ टेक्निक्स सांख्यिकी उपयोग में ली गई और उनके माध्यम से भौगोलिक जो तत्व है उनका अध्ययन किया गया। उससे पहले क्या था, केवल अपन वर्णनात्मक अध्ययन करते थे, किसी भी क्षेत्र के विशेष के बारे में जानकारी एकत्रित करते थे, उनका वर्णन करते थे, लेकिन फैक्ट नहीं थे। जैसे मान लीजिए अपन कृषि के बारे में पढ़ते थे, तो कृषि क्या है, कृषि का इतिहास अपन पढ़ लेते थे, कृषि कहाँ की जाती है, कौन सी विधि से की जाती है, किससे कृषि की जाती है, कौन सी फसलें बोई जाती है, ये सारी चीज़ें उसमें अपन पढ़ते थे। लेकिन कृषि के संदर्भ में अपन ये नहीं पढ़ते थे कि कृषि कितनी भूमि पे बोई जा रही है, कितने हेक्टेयर भूमि पर कौन सी फसल बोई जा रही है, कितना प्रति हेक्टेयर उत्पादन हो रहा है और कितना उसका निर्यात हो रहा है, या प्रति हेक्टेयर उपज में क्या फर्क रहा है। मतलब मैथमेटिकल और जो सांख्यिकी जो टेक्निक्स थी उनका उपयोग नहीं होता था। तो ये शुरू हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। इसी को क्या नाम दिया गया? मात्रात्मक क्रांति। तो चलिए, कुछ समझाने जैसी बात आएगी तो मैं आपको बीच बीच में समझाता चलूँगा। आप साथ में लिखना शुरू करें, इस हेडिंग के अंतर्गत लिखें। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वर्णनात्मक अध्ययन के स्थान पर परिमाणात्मक अध्ययन पर बल दिया गया, जिसमें मॉडल अर्थात प्रतिरूप और सिद्धांत निर्माण
और सिद्धांत निर्माण के द्वारा भौगोलिक अध्ययन पर बल दिया गया। और इस कार्य के लिए भूगोल में गणितीय विधियां तथा सांख्यिकी की तकनीकों को अपनाया गया और इसी को भूगोल में मात्रात्मक क्रांति की संज्ञा दी गई। आगे लिखें। मात्रात्मक क्रांति के परिणाम स्वरूप भूगोल विषय में वैज्ञानिक विश्लेषण और वस्तुनिष्ठता का जन्म हुआ। आगे लिखें। इस क्रांति अर्थात मात्रात्मक विधि का प्रयोग सर्वप्रथम 1949 में 1949 में जिफ के द्वारा किया गया और इन्होंने नगरीय भूगोल में कोटि आकार नियम प्रस्तुत किया। कोटि आकार नियम अर्थात रैंक साइज रूल प्रस्तुत किया। इसी प्रकार बर्टन ने भी उन्नीस सौ तिरसठ में जर्नल ऑफ कैनेडियन जियोग्राफर में मात्रात्मक क्रांति और सैद्धांतिक भूगोल नाम से एक शोध पत्र का प्रकाशन करवाया
ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखना। मात्रात्मक क्रांति, मात्रात्मक क्रांति की भूगोल में, की भूगोल में एक लंबी यात्रा रही, लंबी यात्रा रही जिसे मुख्य रूप से 4 अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है। 4 अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 लिखें, प्रथम अवस्था, हेडिंग बनानी है, प्रथम अवस्था। और प्रथम अवस्था का समय लिखें आप 1950 से 1958। ठीक है, देखिए इस अवस्था में कुछ भूगोलवेताओं का योगदान रहा, जैसे जिनकी अगर अपन बात करें तो एक तो है एलबरी, इस समय की जो मात्रात्मक क्रांति के मुख्य योगदानकर्ता रहे उनका नाम है। एक हुए किंग, एक भूगोलवेता हुए डेविड हार्वे, एलबरी, किंग, हार्वे और एकरमैन। कब? प्रथम अवस्था में इनका योगदान माना जाता है। और क्या हुआ इस अवस्था में? इस अवस्था में माध्य, माध्यिका, बहुलक और मानक विचलन जैसी सरल सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो सरल सांख्यिकीय विधियों का इन्होंने प्रयोग किया। लिखें, इसमें कोष्टक में इसका समय लिख दिया प्रथम अवस्था का, तो लिखें इस अवस्था, इस अवस्था में एलबरी, किंग, डेविड हार्वे तथा एकरमैन जैसे विद्वानों का योगदान रहा, योगदान रहा। और इस अवस्था में भूगोल में माध्य, माध्यिका, बहुलक, माध्य, माध्यिका, बहुलक जैसी सरल सांख्यिकीय विधियों, जैसी सरल सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया गया, का प्रयोग किया गया। ठीक है, दूसरे लिखिए, द्वितीय अवस्था, द्वितीय अवस्था और इसका समय लिखिए 1958 से 1968 तक का। और इसमें एक लाइन लिख लो, इस अवस्था में भूगोल में कोरिलेशन, कोरिलेशन तथा रीग्रेशन जैसी विधियों को अपनाया गया, को अपनाया गया। ठीक है, उसके बाद में नंबर 3 हेडिंग लगाएं, तृतीय अवस्था, समय हो जाएगा 1968 से लेके 1978। और इसमें लिखें, इस अवस्था में जटिल सांख्यिकीय विधियों को अपनाया गया, जटिल सांख्यिकी, जटिल सांख्यिकीय विधियों को अपनाया गया। और बहुचर विश्लेषण विधि का प्रयोग, और बहुचर
विश्लेषण विधि का प्रयोग किया गया। ठीक है, और नंबर 4 लिखें, चतुर्थ अवस्था, समय लिखें 1978 से वर्तमान तक। और लिखें, मात्रात्मक क्रांति की इस अवस्था, मात्रात्मक क्रांति की इस अवस्था में भूगोलवेताओं द्वारा रिमोट सेंसिंग या सुदूर संवेदन तथा लिखा हुआ सामने, सुदूर संवेदन तथा वायु फोटोग्राफी जैसी विधियों को अपनाया गया। ठीक है, तो ये तो हो गई मात्रात्मक क्रांति। अब इसके क्या तो गुण रहे, क्या दोष रहे, क्या लाभ हुए, उनकी अपन बात कर लेते हैं। तो आप हेडिंग बनाए, मात्रात्मक क्रांति या मात्रात्मक विधियां करना, मात्रात्मक विधियों को अपनाने के कारण, मात्रात्मक विधियों को अपनाने के कारण। पहला कारण लिखे, भूगोल विषय को शुद्ध, पॉइंट ये केवल भूगोल विषय को शुद्ध, तार्किक तथा क्रमबद्ध रूप प्रदान करने के लिए, भूगोल विषय को शुद्ध, तार्किक और क्रमबद्ध रूप प्रदान करने के लिए। लिख लिया? देखिए समझा देता हूँ क्या बात है कि भूगोल विषय को शुद्ध मतलब कि यहाँ पहले अपन जो अध्ययन करते थे उसमें अपन केवल विवरण संग्रहित करते थे, क्या है, कहाँ है, कैसे है, लेकिन फैक्ट एक भी नहीं था, समझे? क्योंकि मात्रात्मक विधि नहीं थी, गणितीय विधियाँ प्रयोग में नहीं होती थी। आप जानते हैं कि जब तक गणित का यूज नहीं होता, गणित सबसे ज़्यादा व्यवहारिक विषय है जिसका दैनिक जीवन में अपन सर्वाधिक उपयोग करते हैं। अपन हिंदी बोलते हैं, मारवाड़ी बोलते हैं, लेकिन उसमें भी अपने गणित आती है। जैसे कितने बजे उठते हैं, टाइम मैथ का है, गणित है। कितने बजे सोते हैं, गणित का है। क्या कितना खाते हैं, कब खाते हैं, मार्केट से क्या लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, ये सारी की सारी मतलब प्रत्येक वस्तु में, अपने प्रत्येक क्रिया में गणित है। तो पहले भूगोल में इसका बिल्कुल रोल ही नहीं था। तो ये मैथमेटिकल जो सॉल्यूशंस इसमें ऐड किए गए उससे भूगोल को शुद्ध, तार्किक और क्रमबद्ध रूप मिला। दूसरा लिखें, भौगोलिक जांच को संक्षिप्त और सारगर्भित स्वरूप प्रदान करने के लिए, भौगोलिक जांच कार्य को संक्षिप्त और सारगर्भित स्वरूप प्रदान करने के लिए, ठीक है, अगला लिखें, विस्तृत जानकारियों को परिमार्जित कर सार्थक रूप में प्रस्तुत करने के लिए, ठीक है। ये मेन जो 3 कारण अपन ने लिखे इसमें सारा सार आ गया, ठीक है। अब लाभ क्या हुए? तो दूसरा पॉइंट बनाए, मात्रात्मक विधियों को अपनाने से लाभ, या केवल लाभ लिख लोगे तो भी ठीक है।
तो लाभ लिखें, नंबर 1 लिखें, भौगोलिक सूचनाओं के एकत्रीकरण, भौगोलिक सूचनाओं के एकत्रीकरण तथा विश्लेषण में सहायता मिली। मतलब पहले कुछ भी संग्रहण करते थे, उसका कोई सटीक रेफरेंस अपने पास नहीं था, उसका विश्लेषण करते थे तो कोई फैक्चुअल डाटा नहीं था, लेकिन इससे क्या हुआ, ये चीज़ें अपने को मिली और व्यवस्थित हुआ सब कुछ। जिससे अपन जनसंख्या के आंकड़े भी बढ़ते हैं, तो पहले ऐसा थोड़े था अपन के आयु वर्ग छांट लो, जनसंख्या, लिंगानुपात, क्षेत्र की अलग अलग जनसंख्या वृद्धि दर, ये फैक्चुअल डाटा नहीं निकलता था। तो ये लाभ किसका हुआ, मात्रात्मक क्रांति का। दूसरा लिखें, मॉडल व सिद्धांत निर्माण से विषय वस्तु में सरलता, मॉडल व सिद्धांत निर्माण से विषय वस्तु में सरलता आई। ठीक है। तीसरा लिखें, वास्तविक परिणामों की प्राप्ति हुई। चौथा, सर्वेक्षण प्रक्रिया में सरलता आई। देखिए, फायदे भी हुए, कारण भी देख लिए। अब देखिए, इसके लाभों के साथ कुछ हानियां भी तो हुई, तो इसकी कुछ आलोचनाएं भी है, तो वो भी आप हेडिंग बनाएं। मात्रात्मक विधियों की आलोचना या मात्रात्मक क्रांति के नकारात्मक प्रभाव। देखिए, नंबर 1 लिखें, भूगोल के सभी बिंदुओं का अध्ययन गणितीय विधियों द्वारा संभव नहीं। ये इसकी कमी है कि भूगोल के सभी तत्वों या तथ्यों या बिंदुओं या प्रकरणों का अध्ययन गणितीय विधियों के द्वारा संभव नहीं। ठीक है। दूसरा लिखें, पूंजीवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाली विधि। तीसरा, अनुभविक और भावनात्मक प्रश्नों की व्याख्या करने में सक्षम नहीं। अनुभविक और भावनात्मक प्रश्नों की व्याख्या करने में संभव नहीं। कोष्टक में लिख लेना, जैसे इच्छा, मनोभाव, व्यवहार, इस प्रकार की जो अपन ये कहें कि भावनात्मक टाइप की जो बिंदु है भूगोल में, जैसे अपन जनसंख्या पढ़ते हैं तो वहाँ ये चीज़ें आती है, तो इनका इससे कोई रिलेशन नहीं है, इनसे कोई इसका बेनिफिट भी नहीं है। नेक्स्ट लिखें, गणितीय तकनीक और प्रतिरूपों के प्रयोग से मानवीय निष्क्रियता में वृद्धि हुई। मतलब काम आसान हो गया, तो मानव जो कार्यकर्ता थे वो आलसी हो गए। नेक्स्ट लिखें, मात्रात्मक विधियों के आधार पर की गई भविष्यवाणियां और अनुमान सदैव सत्य साबित नहीं होते। अतः कुछ स्थानों पर
अतः कुछ स्थानों पर भ्रम की स्थिति को जन्म देती है, को जन्म देती है। नेक्स्ट लिखें, बिना अनुभव बिना अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त बिना अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त सामान्य व्यक्ति के लिए समझ से परे, समझ से परे या समझ से दूर, ठीक है, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट एक और लिखें, भूगोल को अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की तरह भूगोल को अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की तरह इन विधियों ने सीमित कर दिया, सीमित कर दिया। ठीक है, तो ये इसकी आलोचना होगी। अब एक लाइन और लिख लो इसके नीचे, सारांश रूप में लिखें, भूगोल में मात्रात्मक क्रांति भूगोल में मात्रात्मक क्रांति की अनेक भूगोलवेताओं ने आलोचनाएं की है, लेकिन वास्तविकता में भूगोल में जो वैज्ञानिक विश्लेषण संभव हुए भूगोल में वास्तव में जो वैज्ञानिक विश्लेषण संभव हुए और जो सिद्धांत और मॉडल अस्तित्व में आए, जो सिद्धांत और मॉडल अस्तित्व में आए, वे सभी मात्रात्मक विधियों के परिणाम स्वरूप ही संभव हुए हैं और वर्तमान में की जा रही जलवायु, मौसम और विवर्तनिक घटनाओं संबंधी भविष्यवाणियां और विश्लेषण इन मात्रात्मक विधियों से ही संभव हुए हैं, इन मात्रात्मक विधियों से ही संभव हुए हैं तथा मानचित्र कला का वर्तमान स्वरूप तो बिना गणितीय विधियों के प्रयोग के अधूरा है। अतः कुछ कमजोरियों के बाद भी मात्रात्मक विधियां भौगोलिक अध्ययन और विश्लेषण की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता के रूप में जरूरी
हो गया है, जरूरी हो गया है। ठीक है, ये आपका मात्रात्मक क्रांति का टॉपिक कंप्लीट। उम्मीद है समझ में आया होगा। और अब अपना इस यूनिट का अंतिम टॉपिक है भूगोल की प्रमुख संकल्पनाएं। हेडिंग लगाए मेजर कंसेप्ट्स इन जियोग्राफी। और इसमें अपने को दो संकल्पनाओं का अध्ययन करना है। एक तो पार्थिव एकता की संकल्पना है जिसका अपन को अध्ययन करना है। दूसरा है अपना, दूसरी संकल्पना क्या है, संस्कृति और सांस्कृतिक संक्रमण की। तो इन दोनों संकल्पनाओं की जो चर्चा है वो अपन करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सभी समझ रहे होंगे टॉपिक्स को और समझ में आ भी रहा होगा। और इसी के साथ ये संकल्पना कल नेक्स्ट वीडियो में अपने कंप्लीट हो जाएगी और आपका ये जो यूनिट है वो भी इसी के साथ समाप्त हो जाएगा। फिर अपनी केवल एक छोटी सी यूनिट बचेगी। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी सेहत का ध्यान रखें और अपनी तैयारी करते रहें। धन्यवाद।